दोस्तों ये स्टोरी का 30वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रेस्टोरेंट में बैठे युग, क्रिस और वेदांत तीनों ही हंस रहे थे। युग बोला, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, फाइनली सरगम और देव के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल देव को शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कदर हो जाएगी और वह दोनों खुश रहेंगे। क्रिस बिल्कुल ठीक कह रहा है, सरगम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। देखा नहीं, खुद बेसहारा है लेकिन फिर भी कितनी लड़कियों का सहारा बनी हुई है। मैं तो उसे सैल्यूट करता हूँ। सच में सरगम बहुत अच्छी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे लगा था कि वह देव के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। पर देव को ही समझ नहीं आ रहा था, पर आज देव को भी आ गया कि संजना कितनी घटिया लड़की है। वेदांत ने जिज्ञासा के साथ पूछा, अच्छा एक बात बताओ, देव क्या सरगम के साथ रूटली बिहेव करता है? क्रिस बोला, रूटली तो नहीं करता है लेकिन प्यार से भी नहीं बोलता था, पर हमने कुछ ऐसा किया कि देव सरगम से प्यार से बातें करने लगा। वेदांत ने फिर से जिज्ञासा से पूछा, क्या कर दिया ऐसा तुम दोनों ने? युग ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, एक दिन देव फुल ड्रिंक की हुई थी और हमने उसे सरगम के पास भेज दिया। दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हमने सरगम को समझा दिया कि उसे सुबह सुबह उठकर यही बोलना है कि उसकी और देव के बीच की दूरियां खत्म हो गई। यह सुनकर वेदांत जोर जोर से हंसने लगा। वेदांत बोला, यार तुम तो बहुत कमीने हो, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आई थिंक अब भाभी के सामने ऐसा बोल रहे थे। उसने अपनी बियर की सिप लेकर कहा, हाँ तो भाभी है तभी तो बोल दिया, और कोई होता तो थोड़ी बोलते। और वैसे भी हमारा इंटेंशन तो सरगम और देव को मिलाने का था और वह हमने कर दिया। देव उस दिन से सरगम की केयर करने लगा, उससे प्यार से बातें करने लगा, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा। रही सही कसर आज पूरी हो गई। अब देखना, देव एक बच्चे का बाप बन जाएगा और उसका बेटा हमारे आसपास चाचू चाचू कहता हुआ घूमेगा। और तभी युग बोला, तुझे या बाबा कहेगा, बाबा या फिर दादू? तीनों भाई आपस में बात करते हुए हंस रहे थे और वहीं देव रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा था। देव को उनकी बातों पर गुस्सा आ गया, यानी उसके और सरगम के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरगम ने फिर भी उसके भाइयों की बातों में आकर विक्टिम बनने की कोशिश की। देव गुस्से में उन तीनों के पास गया। तीनों ही देव को देखकर चुप हो गए। तीनों को भी डर लग रहा था कि कहीं देव ने सब कुछ सुन ना लिया हो। देव ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चला गया। उसके जाते ही क्रिस को कुछ गड़बड़ तो लगी, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया। क्रिस ने अपना फोन उठाया और सरगम को मैसेज करके कहा, सरगम, संजना का सारा सच देव के सामने आ गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब देव और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज तुम देव को संभाल लेना। संजना हमेशा के लिए देव की जिंदगी से चली गई है। सरगम खुश हो गई। सरगम ने रिप्लाई किया, क्रिस भैया आप सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या सच में मेरी शादीशुदा जिंदगी अब ठीक हो जाएगी? क्या सच में मेरे और देव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सच में मैं भी आराध्या की तरह? सरगम ने इतना ही कहा था कि क्रिस को उसके इमोशंस को समझते देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने सरगम को रिप्लाई करते हुए कहा, तुम्हारे और देव के बीच में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम बस देव को संभाल लेना, वह तुम्हारे पास आ रहा है, समझ गई? सरगम ने हाँ में रिप्लाई किया। सरगम बेड पर बैठी हुई थी, वह अचानक से उछल गई। उसे लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस वह पलके बिछाए देव का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह खुश थी। वैसे भी सरगम ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखा था, उसके चलते वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, और आज तो उसके लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन था। सरगम ने खुद को देखा तो उसने एक सिंपल सी लोअर टी शर्ट पहनी हुई थी। सरगम जल्दी से क्लोसेट की ओर गई और वहां से एक नया सिल्क का नाइट सूट पहन कर आई। उसने अपने बालों को अच्छे से बनाया, चेहरे पर हल्का सा ना के बराबर मेकअप किया और पिंक लिप बाम लगाकर बालकनी के झूले पर आकर बैठ गई। अब बस वह देव का इंतजार कर रही थी। देव ड्राइव कर रहा था। उसके बराबर वाली सीट पर दो बियर की बोतल रखी हुई थी। देव ने एक बियर की बोतल ली, उसे खोला और एक ही सांस में खत्म कर दी। बोतल को वहीं गाड़ी में फेंक दिया और ड्राइव करता रहा। देव को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि उसके सरगम के बीच कुछ नहीं हुआ।
फिर भी सरगम ने उसके भाइयों के कहने पर उससे झूठ बोला। देव इस गिल्ट में था कि उसने सरगम की जिंदगी खराब कर दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सब तो झूठ था। सरगम ने उसका फायदा उठाया है। अभी थोड़ी देर पहले जो देव सरगम के साथ अपनी जिंदगी बिताने की सोच रहा था, वह फिर से गुस्सा हो गया। देव ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन की तरफ न मोड़कर फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली, क्योंकि वह अच्छे से जानता था अगर वह इस हालत में सरगम के सामने गया तो उसे हर्ट कर देगा। लेकिन देव को यह नहीं पता था कि सरगम कितनी शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। सरगम पूरा दिन अनाथ आश्रम में काम करती थी, थक जाती थी, लेकिन आज तो उसकी थकावट भी कहीं भाग गई थी। वह बस बालकनी के झूले पर बैठी हुई देव का इंतजार कर रही थी। आज उसके लिए यह रात बहुत ही लंबी थी। उसका एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। वह बार बार अंदर जाती, घड़ी देखती और बाहर जाकर बैठ जाती, लेकिन देव नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान और आराध्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आराध्या तो बस अचार अचार खाए जा रही थी। उसने तो लगभग बहुत सारा अचार खा लिया था। आराध्या ने जैसे ही इस बार और अचार खाने की सोची, अभिमान उसकी कलाई पकड़ लिया और हल्के से ना में बोला, पागल हो गई हो, हेल्दी चीज खाती नहीं हो, बस अचार अचार खाए जा रही हो। बहुत हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, आराध्या ने कहा। अभिमान ने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा मन है कि कुआं जो भरता ही नहीं। देखो, इतना तो मुझे भी पता है कि इतना अचार नहीं खाना चाहिए, चुपचाप उठ जाओ। आराध्या ने अपना हाथ छुड़वाया और मुंह बनाकर बोली, पहले वेटर से कहो या आम का अचार, मिर्च का अचार और या मूली का अचार पैक कर दे। अभिमान ने अचार की तरफ देख कर कहा, तुम जानती हो कितने केमिकल से बना है, इतने केमिकल वाला अचार खाओगी क्या? चलो, मैं बड़ी माँ से कहकर तुम्हारे लिए घर पर अचार बनवा दूंगा। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे यह केमिकल वाला अचार ही खाना है। यह बहुत खट्टा है, बड़ा मजा आ रहा है। अभिमान ने उस अचार को देखा और मुंह बना लिया। उसने तो जिंदगी में कभी अचार नहीं खाया था। एक बार दृष्टि ने उसे अचार खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो दृष्टि के हाथ पर ही उल्टी कर दी थी। आराध्या मुंह बनाकर बोली, अगर अचार लेकर नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाने वाली। अभिमान का मन कर रहा था कि टेबल से अपना सिर मार ले। उसे नहीं पता था कि उसे आराध्या के इतने नखरे उठाने पड़ेंगे। अभिमान ने आराध्या को घूर कर देखा तो आराध्या नम आंखों से बोली, तुम जानबूझकर मुझे डराते हो, जानबूझकर मुझ पर गुस्सा करते हो, या भी नहीं सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभिमान तो हैरान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले खुश थी और अभी उसकी आंखों में पानी आ गया। इतनी स्पीड से मूड स्विंग होता है। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर वेटर को देखकर बोला, भाई, आम का अचार, मिर्च का अचार और मूली का अचार पैक कर दो। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा बैग लेकर आया और उसने अभिमान की ओर बढ़ा दिया। अभिमान ने पेमेंट की और आराध्या को लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सरगम का चेहरा उदास हो गया। देव अब तक नहीं आया। उसने क्रिस को मैसेज किया, लेकिन अफसोस वेदांत और युग से बात करने में बिजी था। उसने सरगम का मैसेज चेक ही नहीं किया। ना जाने सरगम देव का इंतजार करते करते बालकनी के झूले पर कब सो गई। दूसरी तरफ देव फार्म हाउस में बेड पर लेटा हुआ था, होश में नहीं था। उसे सरगम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सरगम ने उसे झूठ बोला। सरगम को नहीं पता था कि देव कितनी गिल्ट में जी रहा है। देव को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह इस गिल्ट में जी रहा है जो उसने किया ही नहीं। उसका दिमाग बहुत खराब था और इसीलिए वह रघुवंशी मेंशन नहीं आया। अगली सुबह दृष्टि सरगम के कमरे में आई। उसने देखा तो सरगम बालकनी के झूले पर ही सो गई। दृष्टि को सरगम पर बहुत प्यार आया, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि सरगम कितना काम करती है और वह काम करती है जिससे उसे प्रॉफिट का जरा भी लालच नहीं। दृष्टि ने सरगम के बालों में हाथ फेरा और सरगम की आंख खुल गई। उसने दृष्टि को देखकर प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। दृष्टि ने भी सरगम के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करके कहा, गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो कितनी देर हो गई, तुम आज उठी नहीं, तबीयत तो ठीक है? सरगम ने झूले से उठकर दृष्टि से कहा, नहीं, तबीयत तो ठीक है। वह कल रात देव घर नहीं आए तो उनका इंतजार कर रही थी। वैसे माँ, कितना टाइम हो गया? दृष्टि बोली, 10 बज रहे हैं। यह सुनते ही सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई और वह बालकनी से कमरे में आती हुई बोली, आज तो मैं लेट हो गई, अब तक तो मैं अनाथ आश्रम पहुंच जाती हूँ थी। इतना कहकर उसने कबर्ड में से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही दृष्टि ने कमरे में नजर घुमाई। वैसे तो कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा ही था, लेकिन उस कमरे में खुशबू आ रही थी। दृष्टि ने नोटिस किया कि सरगम ने भी नए कपड़े पहने हुए थे। सरगम अपने और देव के बीच में कुछ अच्छा सा
रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट करना चाहती थी। दृष्टि बिना सरगम से पूछे समझ गई कि शायद सरगम देव का इंतजार कर रही थी और देव नहीं आया, इसलिए वह इंतजार करते हुए झूले पर ही सो गई। अपने ही ख्यालों में थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुला। सरगम तैयार होकर बाहर आई। उसके चेहरे पर उदासी थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपना बैग उठाया और बोली, माँ, मैं आज नाश्ता अनाथ आश्रम में ही कर लूंगी। इतना कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगी और तभी कुछ सोचकर पलटी और दृष्टि को देखकर बोली, माँ, देव कल रात घर नहीं आए? दृष्टि ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं, सरगम जाने लगी और तभी दृष्टि ने कहा, अच्छा, तुम्हारे और देव के बीच कोई प्रॉब्लम है? सरगम ने पलटकर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दृष्टि बोली, तो फिर देव घर क्यों नहीं आया? अब सरगम के पास जवाब नहीं था। वह चुप हो गई। दृष्टि ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रही हूँ, वह घर नहीं आया तो उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी और फिर हिचकिचाते हुए बोली, माँ, मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उसके जाते ही दृष्टि ने देव को कॉल किया। 2 ही रिंग जाने के बाद देव ने फोन रिसीव कर लिया क्योंकि वह कल रात सोया नहीं था। वैसे भी उसे सरगम के पास ही नींद आती थी। दृष्टि बोली, देव कहाँ हो? देव ने कहा, फार्म हाउस पर। दृष्टि बोली, फार्म हाउस पर क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? देव ने कहा, माँ, बीवी है, वह बच्ची नहीं है कि मेरा इंतजार कर रही थी। दृष्टि ने गुस्से में कहा, तुम घर आओ, मुझे बात करनी। देव बोला, मुझे यहाँ काम है। दृष्टि बोली, देव, अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं वहां आ जाऊंगी। देव ने गुस्से में कहा, माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे परेशान करती हो। दृष्टि बोली, देव, मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारे और सरगम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। देव ने कहा, तो आपकी प्यारी बहू ने आपको सब कुछ बता दिया? दृष्टि गुस्से में बोली, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हें कल रात घर आना चाहिए था, वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देव ने अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, मैंने उसे नहीं कहा कि वह मेरा इंतजार करे। माँ, वह कह दो अपनी बहू को कि सो जाया करे। दृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही देव ने फोन कट कर दिया। देव को कहीं ना कहीं अपने माँ से इस तरह से बात करना बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसका दिल टूटा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या कह रहा है। वैसे भी सरगम के बिना उसे नींद नहीं आती थी और वह पूरी रात नहीं सोया। सिर में दर्द हो चुका था। आज एक मीटिंग अटेंड करनी भी थी, बहुत जरूरी थी। देव तैयार हुआ और फार्म हाउस से निकल गया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, दिल में भी और सिर में भी, लेकिन उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। सरगम जब उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तब वह ऐसे ही दर्द के साथ कई रातों तक गुजारा था। सरगम के आने के बाद उसके दर्द कुछ कम हुए। वह सुकून से सोने लगा, बहुत फ्रेश फील करता था। लेकिन कल जो कुछ भी उसने अपने भाइयों के मुंह से सुना था, उसके चलते एक बार फिर वह वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से उसने सरगम के साथ शुरुआत की थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक वही लोकल मार्केट में रोकी जहां से वह अपनी तितली के लिए कपड़े खरीद कर लेकर जाता था। उसके पीछे शिवांगी बैठी थी क्योंकि शिवांगी ने बहुत जिद की थी कि उसे शॉपिंग करनी है, इसलिए अनिरुद्ध उसे वहां लेकर आया था। अनिरुद्ध ने बाइक पार्क की और तितली के साथ उस लोकल मार्केट के अंदर आ गया। उस लोकल मार्केट के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी शॉप थी जिसके बाहर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे और लहंगे को देखकर शिवांगी का दिल खुश हो रहा था। उसे भी अब एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए थी। जब से उसने रघुवंशी मेंशन में सुंदर सुंदर ड्रेस देखी थी, उस दिन से उसका मन भी ऐसी ही ड्रेस पहनने की ओर जाने लगा। उसे थोड़ी पता था कि अनिरुद्ध का बजट इतना नहीं है कि वह उसे महंगी महंगी ड्रेस पहना दे। उसने तो फिर भी शिवांगी के लिए अपने बजट से ऊपर ही चीज खरीदी थी, लेकिन अब तो शिवांगी उसकी जेब अच्छे से ढीली करवाने वाली थी। फाइनली अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक शॉप के अंदर चला गया। शिवांगी शॉप में रखे पुतले पर टंगे हुए कपड़े देख रही थी जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। शिवांगी धीरे कदमों से उस पुतले के पास गई। उस पुतले ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शिवांगी उस साड़ी के पास चली गई और उसे हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसने अनिरुद्ध को आवाज लगाते हुए कहा, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, तुम्हें यह पसंद है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध तेज कदमों से मुंह बनाता हुआ शिवांगी के पास गया। उसने सबसे पहले साड़ी का टैग देखा जिसमें 40,000 लिखा था। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने वही लगी एक बड़ी सी खिड़की के बाहर झांक कर देखा और बोला,
कि इस मार्केट में भी 40,000 की साड़ी मिलती है। हे भगवान, लूट मचा रखी है। तभी शिवांगी बोली, चाहिए। अनिरुद्ध प्यार से बोला, अरे रेड कलर तो कितना भड़कीला कलर है, इसे कौन पहनता, चलो हम कुछ और देखते हैं। लेकिन शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध यही चाहिए। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने पास खींचा और उस साड़ी से थोड़ा सा दूर गया और बहुत प्यार से बोला, तितली, इसके लिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, 40,000 नहीं है मेरे पास, और तुम्हें तो साड़ी पहनना भी नहीं आता, तो तुम इसे लेकर क्या करोगी? और वैसे भी खाली साड़ी लेने से काम थोड़ी चलेगा, इसका ऊपर का नीचे का पता नहीं कहाँ कहाँ का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम इसे पहनोगी। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाउन दिलवाता हूँ मेरी पसंद पर। शिवांगी ने मुंह बना लिया। उसने फिर से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही चाहिए अनिरुद्ध, वही चाहिए। वाह, अच्छी है। अनिरुद्ध ने एक बार फिर शिवांगी को समझाते हुए कहा, तितली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा, इस बार सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, 2 दिन वेट तो कर लोगी ना? शिवांगी को कुछ ज्यादा नहीं समझ आ रहा था, लेकिन वह इतना समझ गई कि अनिरुद्ध साड़ी को दिला नहीं सकता, इसलिए उसने मुंह बनाकर कहा, पक्का प्रॉमिस, 2 दिन बाद वह साड़ी दिला देंगे। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वह शिवांगी को लेकर बाहर आ गया। उसने शिवांगी को आइसक्रीम खिलाई, पॉपकॉर्न खिलाए। थोड़ी बहुत किचन की शॉपिंग करने के बाद वह दोनों बाइक से वापस आ गए। दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज दिव्यांश अपने केबिन में काम कर रहा था और तभी झटके से केबिन का गेट खुला। दिव्यांश ने आंख उठाकर देखा तो दृष्टि गुस्से में देख रही थी। दिव्यांश मन ही मन खुद से बोला, अब इसे क्या हुआ? यह मेरी शिकंजी इतनी गर्म क्यों है? दिव्यांश ने मुस्कुराकर दृष्टि को देखा और बोला, क्या हुआ आज मेरे केबिन में? क्या बात है? मुझे यकीन नहीं आता कि इस उम्र में भी तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। दृष्टि गुस्से में अंदर आई। उसने टेबल से पेपर वेट उठाया, उसे जोर से टेबल पर मारा, लेकिन टेबल टूटा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, इटली से मंगवाया है, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, यह नहीं टूटेगा, लेकिन आप जरूर टूट जाओगे। अब दिव्यांश की समझ में आया, शायद कोई बात है। अब तो वह जगह से खड़ा हुआ और दृष्टि के पास गया। उसने दृष्टि की बाजू को पकड़कर चेयर पर बैठाया और बोला, हुआ क्या है? दृष्टि गुस्से में बोली, आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। मुझे समझ नहीं आता, उसे अगर सरगम को टाइम देना ही नहीं था तो उसने सरगम से शादी क्यों की? मुझे समझ नहीं आता, उन दोनों के कमरे की बात बाहर क्यों आती है? यह सुनकर दिव्यांश के माथे पर लकीरें बन गई और बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दृष्टि गुस्से में बोली, मैंने हिंदी में ही कहा है, देव और सरगम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, और देव को समझाती हूँ तो वह बहस करने पर उतारू हो जाता है। दिव्यांश भी हल्के गुस्से में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। दृष्टि बोली, क्या बात करोगे? पहले तो आपने उसे बिगाड़ दिया, अब उससे बात करोगे? आपने एक बार सरगम के बारे में सोचा है? वह पूरा दिन अनाथ आश्रम में काम करती है, उन लड़कियों की जिंदगी संवार दी है। घर आकर सोचती होगी कि थोड़ी बहुत देर देव के बीच बैठकर 2 बातें करेगी, लेकिन देव कल रात घर ही नहीं आया। दिव्यांश ने पानी उठाकर दृष्टि की ओर बढ़ाया और बोला, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और देव को कॉल करके कहा, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। थोड़ी देर में देव वहां आ गया। देव ने अपने मम्मी पापा को देखा और पूछा, मुझे क्यों बुलाया? दिव्यांश ने कहा, तुम्हारे और सरगम के बीच में लड़ाई हुई है। देव ने कहा, पापा, आपको नहीं लगता कि मेरे और सरगम के बीच में आप दोनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? मैं बच्चा नहीं हूँ, अपनी शादी संभाल सकता हूँ, और कुछ काम है तो बताइए, वरना मुझे बहुत सारे काम हैं। इतना कहकर वह केबिन से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही दृष्टि दिव्यांश को देखकर गुस्से में बोली, कुछ कहा क्यों नहीं उसे? वह चला गया। दिव्यांश दृष्टि को ही समझाते हुए कहा, शिकंजी, मेरी बात सुनो, वह उन दोनों की जिंदगी है और उसे संभाल सकते हैं। दृष्टि बोली, दिव्यांश, अगर हमने टाइम रहते हुए कुछ नहीं किया तो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिव्यांश बोला, कुछ नहीं होगा दृष्टि, जिंदगी तो हम दोनों की भी बर्बाद होने वाली थी, लेकिन हुई तो नहीं ना। देव अभी सरगम से प्यार नहीं करता, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन प्यार करेगा उस दिन उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यार नहीं करता तो उस बच्ची को शादी करके घर में क्यों लेकर आया? दृष्टि ने गुस्से में कहा। दिव्यांश बोला, क्योंकि सरगम उसकी बीमारी की दवाई है और हो सकता है दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्लियर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, देव धीरे धीरे समझ जाएगा। दृष्टि कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर भी उसने उठकर कहा, मैं एक बार देव से मिलकर आती हूँ। वह केबिन से बाहर जाने लगी और तभी दिव्यांश बोला, गुस्से में मत जाना दृष्टि, उस लड़के की आंखों में दर्द है,
हो सके तो आज उसके दर्द को समझने की कोशिश करना। मुझे नहीं बताया पर तुम्हें बता देगा। दृष्टि ने पलटकर दिव्यांश को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ डैनी अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। डैनी ने फोन चेक किया तो वह शिवाय का कॉल था। शिवाय बोला, आ रहे हो ना आज? डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सर, आज आ रहा हूँ। आज अपनी वंदना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। बहुत जल्द अपने बेटे से भी मिलूंगा। शिवाय बोला, जल्दी आओ डैनी, आर्या से इंतजार नहीं हो रहा। डैनी बोला, आ रहा हूँ सर। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी आंखें बंद की और उसे वह पल याद आया जब उसकी वंदना उससे पहली बार दूर हुई थी। फ्लैशबैक। डैनी और वंदना खुशी खुशी फ्लैट में रह रहे थे। डैनी ने दोबारा वंदना के करीब जाने की कोशिश नहीं की। वह इंतजार कर रहा था अपनी शादी की। उसने अपनी शादी के लिए ऑलमोस्ट बुकिंग कर दी थी, लेकिन उसके अंदर वरदान और वंशिका को वंदना के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसे बताना तो पड़ता ही, सिवाय आर्या और सिवाय के। डैनी और वंदना नाश्ता कर रहे थे। डैनी बोला, वंदना, मैं रजावत साहब को हमारे बारे में बताने वाला हूँ। अगले महीने हमारी शादी है। उससे पहले मैं तुम्हें रजावत हाउस लेकर जाऊंगा। वहां तुम्हें वंशिका मैडम से मिलवाऊंगा, जो तुम्हें बिल्कुल अपने बच्चे जैसा समझती हैं। चलोगी ना मेरे साथ? वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। दोनों नाश्ता करने लगे तभी डैनी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें वरदान का मैसेज था। डैनी ने मैसेज रीड करके कहा, वंदना, मुझे सर के पास जाना है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना, और अगर मैं फोन रिसीव ना करूं तो आर्या मैडम को कॉल कर लेना। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने वंदना के माथे को चूमा और अपनी जैकेट उठाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वंदना को वोमिटिंग जैसा फील हुआ और वह जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागी। वंदना प्रेग्नेंट थी, लेकिन यह बात ना तो वंदना जानती थी और ना ही डैनी। वंदना को पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और ना ही उसने अपने अंदर बदलाव नोटिस किया। वह तो बस सारा दिन डैनी के ख्यालों में ही रहती थी। उसकी प्रेगनेंसी को 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे, पर वह इस बात से अनजान थी। दूसरी तरफ डैनी आज बाइक से रजावत हाउस जा रहा था और तभी सामने से एक ट्रक आया। डैनी ने एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से बाइक को लेफ्ट साइड मोड़ दिया और बाइक सीधा डिवाइडर पर जाकर लगी और अगले ही पल डैनी सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। पूरा 1 महीना बीत गया वंदना को डैनी का इंतजार करते हुए, लेकिन डैनी नहीं आया। वंदना ने कई बार आर्या को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आर्या से भी बात नहीं हो पाई। वंदना थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगी थी, अपनी जरूरत का सामान लेकर आ जाती थी, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे। एक दिन ऐसा ना गया जब वंदना ने रो कर ना गुजारा हो। आज वह सुबह सामान लेकर जब अपने फ्लैट में वापस आई तो कॉरिडोर में एक बुढ़िया औरत खड़ी थी। उसने वंदना को देखकर कहा, बेटा, इस हालत में इतना काम ठीक नहीं है। वंदना हैरानी से औरत को देखती रही। वह बुढ़िया औरत ने उसे समझाते हुए कहा, तेरे पांव भारी हैं, ज्यादा काम करोगी तो तेरे बच्चे पर असर पड़ेगा। अब जाकर वंदना को समझ आया कि वह प्रेग्नेंट है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि प्रेगनेंसी को कितना वक्त हो गया। उसने थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो उसे समझ आया कि शायद उसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए। वंदना का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तो पहले ही डैनी का कुछ अता पता नहीं था, आर्या से वह कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, और अब उसकी प्रेगनेंसी। अब वह यह सब कैसे संभालेगी? यही सब सोच कर रही थी। वंदना इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इतने में उस लड़की ने फिर कहा, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो? वंदना कुछ बोल नहीं पाई, वरना वह तो उससे शादी करने वाली थी। डैनी भी शादी को लेकर खुश था। उस लड़की ने एक बार फिर पूछा, यार, तुम बता क्यों नहीं रही हो? क्या तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो? तुम उसके साथ इस घर में रहती हो? वंदना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। उस लड़की ने कहा, देखो, मेरा फर्ज है तुम्हें सच्चाई बताना। डैनी अच्छा लड़का नहीं है, हर दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर है। तुम दिखने में मुझे काफी अच्छी लग रही हो, इसलिए तुम्हें बता देती हूँ, डैनी पहले मेरा बॉयफ्रेंड था। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके डैनी से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाओ, वरना वह तुम्हें भी छोड़कर चला जाएगा। मैं तो मॉडल लड़की हूँ, उससे ब्रेकअप को झेल गई, लेकिन तुमसे उसका ब्रेकअप नहीं झेला जाएगा। तुम्हें नहीं पता, वह तुम्हारी बहुत बेइज्जती करके और फिर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा
तो रुको, मैं तुम्हें कुछ सबूत दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने बैग में से 3-4 फोटो निकाली और वंदना की तरफ बढ़ा दिया। वंदना ने अपने हाथों से उन फोटो को ले लिया। उसने उन फोटोग्राफ्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। फोटोग्राफ्स में डैनी किसी लड़की के साथ था। उस लड़की ने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे और डैनी भी शर्ट लिस्ट था। यह देखकर वंदना को एक गहरी सांस आई। उसने ऐसा लगा जैसे उसकी जान अभी निकल जाएगी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की ने फोटोग्राफ्स खींची और उसे अपनी पर्स में रखती हुई बोली, मेरा काम था तुम्हें सच बताना, मैंने बता दिया। अब यह तुम्हारी जिंदगी है कि तुम उस धोखेबाज का इंतजार करो या अपने स्वाभिमान के चलते यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर वह लड़की अपने हाई हील से टक टक करती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही वंदना अपने फ्लैट के अंदर चली गई और जाते ही सोफे पर बैठ गई। उसके लिए यह सब एक्सेप्ट करना मुश्किल था। उसने एक बार फिर आर्या का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिली। या तो आर्या ने नंबर चेंज कर लिया था या फिर वंदना गलत नंबर डायल कर रही थी। जो भी था, वंदना का दिल टूट चुका था। उसमें डैनी की कोई गलती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की उस बिल्डिंग से बाहर आई। उसने बाहर आते ही किसी को कॉल करके कहा, काम हो गया, जितनी जल्दी हो सके मेरा पैसा भिजवा दो, और अगर पैसा नहीं भेजा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। दूसरी तरफ से रणविजय सिंह राणा ने कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके निकलो वहां से। वंदना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। 4 दिन हो गए थे, ना ठीक से खाना खाया था, ना नहाई थी, बालकनी में बैठी रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। और आखिर उसने एक फैसला लिया। उसने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला, उसके सहारे जिंदगी काटने का फैसला। वंदना ने डैनी का फ्लैट छोड़ दिया और वह वहां से चली गई जहां से वह आई थी, उस बस्ती में, और वहां एक बूढ़ी औरत के सहारे एक छोटे से कमरे में रहने लगी। दूसरी तरफ डैनी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके पैर में फ्रैक्चर था। पिछले 1 महीने से अस्पताल में ही था। उसे चोट बहुत ज्यादा आई थी। वह ना ठीक से किसी से बात कर पाता था और ना ही अपनी बात किसी को बता पाता था। जब भी उसे होश आता, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते और वह बेहोश हो जाता। और यह सब रणविजय सिंह राणा के इशारों पर हो रहा था ताकि डैनी किसी को भी वंदना के बारे में ना बताए। रणविजय यही चाहता था कि डैनी को पता ही ना चले कि वह कितने दिन हॉस्पिटल में है। जब वह वापस जाता और वंदना वहां नहीं होती तो उसका सारा इल्जाम डैनी शायद रजावत फैमिली पर डालता। फिर सारा इल्जाम आर्या और शिवाय पर लगाता, क्योंकि उन दोनों को उसके और वंदना के बारे में पता था। लेकिन इतनी जल्दी कामयाब नहीं होता। आज जब वरदान डैनी से मिलने हॉस्पिटल आया तो डैनी की व्यवस्था देखकर वरदान ने डॉक्टर को देखकर कहा, 45 दिन हो गए इसे यहाँ एडमिट हुए, इसे होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर राणा ने हायर किया था। वह बोला, सर मैं कुछ नहीं कर सकता, इनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम यह जिंदा तो है, वरना उनकी हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही वरदान ने अगले ही पल उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि दुनिया में बस तुम ही डॉक्टर हो? मैं इसे आज यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, समझे तुम, और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। 45 दिन में एक बार भी यह ढंग से होश में नहीं आया। पता नहीं ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है। इतना कहकर उसने डॉक्टर को धक्का दे दिया। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना आ गया। वह डॉक्टर अच्छे से जानता था कि अगर किसी दूसरे डॉक्टर ने डैनी का ट्रीटमेंट किया तो वह अच्छे से बता देगा कि उसे किस तरह की दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। वरदान बहुत गुस्से में था। उसने करीब 1 घंटे के अंदर डैनी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। और वहीं वरदान को पता चला कि डैनी का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा था। वरदान का दिमाग खराब हो गया। उसने अगले ही पल अपने एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा, उस डॉक्टर को किडनैप कर लो, और वह बॉडीगार्ड गर्दन झुकाकर वहां से चला गया। वरदान डैनी को ही देख रहा था और तभी आर्या भागती हुई आई। आर्या और शिवाय अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्हें डैनी और वंदना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त आर्या भी 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। आर्या को इंडिया आने के बाद जैसे ही पता चला कि डैनी का एक्सीडेंट हो गया, वह जल्दी अपने घर आई।
वहां जाकर उसने डैनी को देखा और फिर अपने पापा को देखकर बोली, पापा वंदना कहाँ है? वंदना का नाम सुनते ही वरदान ने कंधे उचकाकर कहा, कौन वंदना? आर्या ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके बोली, पापा डैनी की गर्लफ्रेंड है, डैनी के फ्लैट में रहती है। सिवाय की भी आंखें हैरानी से फैल गई। वह 1 मिनट भी वहां नहीं रुका और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ गया और सीधा डैनी के फ्लैट में गया। लेकिन वहां वंदना नहीं थी। कुछ दिनों में डैनी भी ठीक हो गया, लेकिन अब सिवाय डैनी वरदान सब वंदना को ढूंढ रहे थे। वंदना का अता पता नहीं था, डैनी का अता पता नहीं था। डैनी कई बार उस बस्ती में देखकर आ गया था जहां से वंदना आई थी, लेकिन उसे वंदना वहां कभी नहीं मिली। यह कह सकते हैं कि तकदीर ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। डैनी का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने वंदना को याद ना किया हो। 5 महीने गुजर गए, लेकिन वंदना का कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ वंदना ने अनिरुद्ध को जन्म दे दिया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर रोने लगी और फिर रोते रोते बोली, मैंने तो तेरे पापा से प्यार किया था, लेकिन तेरे पापा ने तो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। आज रघुवंशी मेंशन में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। अभिमान के जन्मदिन की पार्टी थी। आज अभिमान 2 महीने का हो गया था और उसी की खुशी में रघुवंशी मेंशन में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सिवाय और आर्या के दिल में डैनी को लेकर टेंशन थी। आर्या ने अभिमान को हीर की गोद में दिया और सिवाय के पास जाकर बोली, डैनी आर्या। सिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वह नहीं आएगा, ना ही आना चाहता है। इस बार आर्या ने नम आंखों से कहा, आप तो किसी का भी पता लगा लेते हो, माँ का भी पता लगाया था, तो क्या वंदना का पता नहीं लगा सकते? एक बार वंदना डैनी की जिंदगी में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मेंशन के मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, बाल गोपाल, मेरी तो सुनते नहीं, तुम ही प्रार्थना करके देख लो, क्या पता तुम्हारी सुन ले। फिर आर्या ने मंदिर की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोली, हे भगवान, क्यों डैनी का दर्द बढ़ा रहे हो? कितने महीने हो गए वह लड़का उस दर्द से बाहर नहीं आया। उसकी जिंदगी में माँ बाप तो थे ही नहीं, वंदना ही थी। एक ऐसी लड़की थी, उसे भी आपने दूर कर दिया। आर्या अपनी प्रार्थना पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सिवाय बोला, आर्या। आर्या ने सिवाय की तरफ देखा तो सिवाय ने अगले ही पल आर्या को कसकर गले लगाया। उसकी आंखें चमक रही थी। आर्या बोली, क्या हुआ? वंदना का पता लग गया? सिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी, कहा, हाँ। आर्या की आंखों में से आंसू बह गए। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर सिवाय को देख कर बोली, तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाइए लेकर आइए। सिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और मेंशन से तेज कदमों से चला गया। 1 घंटे बाद सिवाय और डैनी दोनों ही उस बस्ती में खड़े थे जहां वंदना थी। वैसे तो दोनों ना जाने कितनी बार उस बस्ती में आए थे, लेकिन वंदना का कभी पता नहीं चला। दोनों अभी वंदना को ही ढूंढ रहे थे। 1 घंटे बाद डैनी बोला, सिवाय सर, मुझे नहीं लगता वह यहाँ है, मैं रोज आता हूँ, मुझे नहीं मिलती। सिवाय बोला, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है, यकीन नहीं आता तो देख। शिवा ने अपने मोबाइल में 2-3 फोटो दिखाई जो वंदना की ही थी, लेकिन उस फोटो में अनिरुद्ध नहीं था। दोनों ही इस बस्ती के बीचों बीच खड़े हुए थे। आसपास पूरी तरीके से सब्जी मंडी बांधी हुई थी। बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कुछ चिल्लाने की, चीखने की, झगड़ने की, लड़ाई की। देखा जाए तो वह जगह शरीफ इंसानों के लिए है ही नहीं। वहां तो एक से एक कंजर बसे हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, साहब साइड हो जाइए, जाना है। यह आवाज किसी और की नहीं, वंदना की थी। शिवा ने पलट कर देखा तो वंदना ही थी। उसने अपनी गोद में 2 महीने के अनिरुद्ध को उठाया हुआ था। दूसरे हाथ में सब्जी का एक कटोरा सिर्फ रखा हुआ था। शायद वंदना अब सब्जी बेचकर अपने बेटे को पाल रही थी। शक्ल से बहुत कमजोर हो गई थी। गोरा चिट्टा चेहरा काला पड़ गया था। शरीर पर एक छोटी सी साड़ी थी, वह भी जगह जगह से फटी हुई थी। देखकर ही पता चल रहा था कि यह कुछ महीने वंदना ने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। वंदना ने तो नजर उठाकर ना तो सिवाय को देखा, ना ही डैनी को। डैनी तो वंदना को एक टक देखता ही रह गया। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि उसकी वंदना और उसके गोद में बच्चे को देखकर हैरान भी था। वंदना अभी भी दोनों को नहीं देखा और फिर से बोली, साहब हट जाइए, लग जाएगी। डैनी और सिवाय दोनों की आंखें फटी हुई थी। दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डैनी तो अगले ही पल घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। वंदना ने अब जाकर डैनी को देखा। जैसे ही उसने डैनी को देखा वैसे ही उसके सिर से सब्जी का टोकरा गिर गया। वह इतना ज्यादा हैरान थी कि उसे संभाल भी नहीं पाई। उसकी गोद में अनिरुद्ध रो रहा था, लेकिन उसे होश ही नहीं था। वह बस डैनी को ही देख रही थी।
डैनी नम आंखों से वंदना को देख रहा था। शिवाय ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध को गोद में ले लिया और अपने सीने से लगाया। थोड़ा सा हिलाने से अनिरुद्ध चुप हो गया। यह पहली बार था जब शिवा ने अनिरुद्ध को गोद में लिया था और उसे प्यार से लिया था। डैनी ने अगले ही पल अपनी बाहें वंदना की कमर पर लपेट दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वंदना तो फूट फूट कर रोने लगी। सारा शक दूर हो गया। वह इतना तो समझ गई कि डैनी ने उसे धोखा नहीं दिया। डैनी भी धीरे धीरे वहीं बैठे वंदना के चेहरे को हाथों में भरा और एक ही शब्द बोला, वंदना आई लव यू और आई एम सॉरी। इतना कहकर उसने वंदना को गले लगा लिया और वंदना और ज्यादा रोने लगी। दुनियादारी से बेखबर दोनों ही बस्ती में ऐसे ही एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उन दोनों को देखकर शिवाय भी इमोशनल हो गया और अनिरुद्ध उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, बहुत प्यारा है तू, बिल्कुल मेरे अभिमान जैसा। कुछ दिनों बाद डैनी और वंदना फेरों पर बैठे हुए थे। शिवाय अनिरुद्ध को गोद में लिए खड़ा था और आर्या ने अभिमान को गोद में लिया हुआ था। पूरी फैमिली खुश नजर आ रही थी। वंदना के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वह इतना खुश है। वहीं डैनी, उसने हमेशा के लिए अपनी वंदना को पा लिया था। शादी की रस्में खत्म होने के बाद डैनी और वंदना अपने फ्लैट में वापस आ गए। डैनी ने अनिरुद्ध को सीने से लगाया हुआ था। वह सो रहा था। डैनी ने बहुत प्यार से उसे पालने में सुला दिया। अनिरुद्ध सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम अपने पापा जैसा। डैनी ने एक बार भी वंदना से नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसकी वंदना बहुत पवित्र है। वह मर जाएगी लेकिन किसी दूसरे इंसान को खुद को छूने नहीं देगी। वह जिंदा थी, इसी बात का सबूत था कि वह बच्चा डैनी का ही था और इस बात को तो डैनी झुठला नहीं सकता था कि वह एक बार ही सही लेकिन अपनी वंदना के करीब गया था। डैनी बहुत देर से अनिरुद्ध को ही देखता रहा। डैनी ने वंदना को थोड़ा सा गले लगा लिया और फिर उसका माथा चूम कर बोला, क्या नाम रखा है तुमने इसका? वंदना धीरे से बोली, मैं तो इसे मेढक कहती हूँ। यह सुनकर डैनी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें इससे अच्छा नाम नहीं मिला मेरे बेटे के लिए? वंदना ने नामे गर्दन हिलाई और फिर मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैंने सोचा आप उसका नाम रखोगे। दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप वापस आओगे और इसीलिए मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा। अगले ही पल वंदना की आंखें नम हो गई, इसलिए डैनी के सीने पर सिर रख लिया और अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट दी। वह कुछ बोली नहीं और डैनी समझ गया। डैनी भी बहुत देर तक वंदना को गले लगाए खड़ा रहा। उसका कमरा फूलों से सजा हुआ था। डैनी आज की रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अच्छे से जानता था कि वंदना को उसकी कितनी जरूरत है। डैनी ने धीरे से वंदना के कान में कहा, पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहोगी? वंदना ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी। अगले ही पल डैनी ने वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना ने भी अपनी बाहें डैनी के गर्दन में लपेट दी। डैनी वंदना को लेकर बेड पर आया और थोड़ी देर में उस कमरे की डेकोरेशन खराब होने लगी थी। फ्लैशबैक एंड डैनी अभी भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ उस पल को याद कर रहा था जब वह हमेशा के लिए वंदना और अनिरुद्ध को अपने फ्लैट में ले आया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 25 साल बाद उसने खुद को उसे रेंट में अकेला पाया। डैनी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वंदना ने ना जाने क्या झेला था, अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशियां आई थी। डैनी ने गहरी सांस ली, अपने फ्लैट में वापस आया और अच्छे से तैयार हुआ, एकदम ऐसे जैसे वह पहले हुआ करता था। डैनी ने खुद को देखा तो एक सेकंड के लिए उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वह डैनी है। डैनी पहले ऐसे ही तो रहा करता था, इतना ही हैंडसम बनकर। ज्यादा व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनता था। आज भी उसने व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनी, ब्लैक कलर की पैंट, बाजू को फोल्ड किया, बालों को सेट किया और अपने फ्लैट से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आने लगा। जैसे ही वह बाहर आया वैसे ही एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की ने डैनी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आप इस सोसाइटी में नए हैं, आपको पहले कभी नहीं देखा। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें दो राय नहीं थी कि डैनी अभी भी वैसा का वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। डैनी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि 25 साल की उम्र होगी। डैनी ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहा, बच्चे तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, समझे? उस लड़की का मुंह हैरानी से खुल गया। डैनी वहां से चला गया। फिर वह खुद से बोली, लेकिन दिखने में तो 30-35 साल के लगते हो। डैनी सोसाइटी से बाहर आया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी।
अपनी वंदना से मिलने की। वही जानता था कि वह कितने दिन बिना वंदना के कैसे रहा। उसने अपना एक एक दिन, एक एक मिनट खुद को संवारने में लगा दिया था। वह अपनी वंदना के सामने ऐसे ही नहीं जाना चाहता था। उसे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि जब उसकी वंदना उसे देखेगी तो मान जाएगी, लेकिन अगर वह उस वक्त वंदना के सामने जाता तो वंदना उसे पहचान नहीं पाती। और यही सब सोचता हुआ डैनी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ देव जब अपने केबिन में आया तो सरगम उसके सामने खड़ी थी, उम्मीद भरी नजरें लेकर। सरगम ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन देव कल क्यों नहीं आया यह जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए वह देव से मिलने रघुवंशी इंडस्ट्रीज ही आ गई। देव ने जब सरगम को अपने केबिन में देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वह अच्छे से जानता था कि उसकी और सरगम की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वह चुपचाप जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। सरगम को लगा कि शायद देव कुछ तो बातें करेगा, लेकिन देव ने सरगम को इग्नोर कर दिया। सरगम को देव का इग्नोर करना चुभ रहा था, फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ गई। वह धीरे से देव के टेबल के पास गई और बोली, कल रात आप आए क्यों नहीं? देव ने एक नज़र गुस्से में सरगम को देखा और अपना काम करने लगा। सरगम भी समझ गई थी कि देव उसे इग्नोर कर रहा है। देव और सरगम के बीच में चाहे कितनी भी दूरी हो, देव ने कभी सरगम पर गुस्सा नहीं किया था। हमेशा आराम से ही बात करता था और आज भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अंदर ही अंदर सुलग रहा था। सरगम ने उसके भाइयों के साथ मिलकर उससे झूठ बोल दिया। वह उस गिल्ट में जी रहा था जो उसने किया ही नहीं। सरगम ने हिम्मत करते हुए कहा, देव बताओ ना, क्या हुआ? तुम कल रात क्यों घर नहीं आए? अब देव को गुस्सा आ गया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम होती कौन हो पूछने वाली? बीवी नहीं हो मेरी? भूल गई तुम रघुवंशी मेंशन में क्या करने आई थी? तो मेरे ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब दूं। सरगम नम आंखों से देव को देख रही थी। देव ने फिर से कहा, अब खड़ी क्यों हो? यहाँ से जाती क्यों नहीं? सरगम पलट कर जाने लगी। वह केबिन के गेट तक ही पहुंची थी कि देव ने कहा, और आज के बाद अपनी औकात मत भूल जाना। हमारी भी डील हुई थी ना कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, तो याद रखना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे ही दूंगा। इसलिए ज्यादा मेरे घर में कंफर्टेबल होने की कोशिश मत करना। अनाथ आश्रम में जाती हो ना तो वहां रहने की आदत भी डालो। सरगम ने थोड़ी हिम्मत की और पलक झपकते हुए देव को देखकर भारी आंखों से कहा, आखिर हुआ क्या है? तुम तो बताओ, किस बात का गुस्सा है? देव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पहले अपनी चेयर को जोर से लात मारी। सरगम ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि उसे सच में इस वक्त डर लग रहा था। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वह रघुवंशी इंडस्ट्रीज क्यों आई। अगले ही पल देव ने सरगम के पास आकर उसकी बाजू पकड़ी और उसे धक्का देते हुए कहा, अभी समझाया था ना कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती, लेकिन अगर पूछ रही हो तो बता देता हूँ। कल मैं संजना के साथ था, बिजी था उसके साथ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा था और इसी बात का दुख है। मुझे पता चल गया कि कल मैं क्यों नहीं आया। अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर उसने सरगम को लगभग केबिन के गेट की तरफ धकेल दिया। सरगम ने भी अब उस जगह रुकना ठीक नहीं समझा और उसे यह समझ आ गया कि देव की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं, चाहे देव की फैमिली उसे अपने सिर पर ही बैठाकर क्यों ना रख ले, लेकिन वह देव के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। सरगम ने अपने आंसू पोंछे सोफे के पास गई, अपना बैग उठाया और बिना देव की तरफ देखे चली गई। उसके जाते ही देव ने गुस्से में अपना एक हाथ दीवार में दे मारा। सरगम के जाते ही दृष्टि देव के केबिन में गई। देव ने दृष्टि को देखा और इग्नोर कर दिया और लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। दृष्टि थोड़ा सा देव के पास गई और थोड़ा प्यार से बोली, अब अपनी माँ को बैठने के लिए भी नहीं कहेगा? माँ, कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जाइए, मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? दृष्टि सामने खड़ी चेयर पर बैठ गई और फिर थोड़ा और प्यार से बोली, मैं गुस्सा करूंगी तो तू भी गुस्सा करेगा, तू प्यार से बात नहीं कर सकता? देव ने लैपटॉप बंद किया और अपनी माँ की ओर देखकर बोला, मैं बिजी हूँ, आप पापा के केबिन में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? वैसे भी तो जब भी आप ऑफिस आती हैं पापा के केबिन में ही बैठती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज आप मेरे केबिन में आ गई। दृष्टि को अब थोड़ा सा दुख हुआ।
देव ने जो कहा था वह सच था। दृष्टि को देव को देखकर इतना गुस्सा आता था कि वह देव के केबिन में ही नहीं आती थी। उसे नहीं पता था कि देव यह बात दिल में दबाकर बैठ जाएगा। गलती दृष्टि की भी नहीं थी। उसे एक एक मिनट ऐसा लगता था कि कहीं वह किसी लड़की की जिंदगी ना खराब कर दे, और इसलिए वह बात बात पर उसे डांटती रहती थी। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसे देव से प्यार से बात करनी चाहिए थी। दृष्टि देव को ही देख रही थी। दृष्टि के चेहरे पर एक उदासी थी और देव के चेहरे पर गुस्सा। दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हुई देव के करीब। उसने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, अपनी माँ से गुस्सा है? अगले ही पल देव ने दृष्टि की कमर पर हाथ लपेट देना चाहता था, लेकिन मर्द होने की जिम्मेदारी भी तो देव के ऊपर थी, इसलिए रोया नहीं। लेकिन दृष्टि समझ गई कि देव बहुत परेशान है। उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। सरगम का सपोर्ट वो लेना नहीं चाहता था, क्योंकि नाराज भी तो उसी से ही है। और दृष्टि गुस्से में उसे सपोर्ट करती नहीं थी, पर आज बेटे के बीच में थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। दृष्टि ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे बता हुआ क्या है? थोड़ी देर बाद दृष्टि सोफे पर बैठी थी और देव फर्श पर। उसने अपना सिर दृष्टि के गोद में रखा हुआ था। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। दृष्टि देव के बालों को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ तेरे और सरगम के बीच? वह बहुत अच्छी लड़की है, वरना तू खुद ही सोच, आजकल की दुनिया अपने बारे में सोचती है और वह लड़की अनाथ आश्रम की उन 65 लड़कियों के बारे में सोच रही है। तुझे उसकी अच्छाइयों से प्यार नहीं होता? देव कुछ नहीं बोला। दृष्टि अभी भी देव के बालों को सहलाती रही। दृष्टि ने एक बार फिर प्यार से कहा, नहीं बताना चाहता अपनी माँ को मत बता, लेकिन तेरे और सरगम के बीच में जो भी बात है उसे क्लियर कर। वह एक अच्छी लड़की है। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है अगर मेरी बेटी होती तो सरगम जैसी होती। बहुत प्यारी है सरगम, तुझे पता है कभी कभी मुझे लगता है सरगम बिल्कुल मेरी फ्रेंड पूर्वी जैसी है। बस पूर्वी थोड़ा गुस्सैल थी और सरगम शांत, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल पूर्वी से मिलती हैं। देव ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखकर बोला, सरगम ने मुझसे झूठ बोला है माँ, एक बहुत बड़ा झूठ। एक ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए था। मैं उस झूठ से मरे जा रहा था और सरगम मुझे उस झूठ में देख रही थी, लेकिन उसने उस बात को क्लियर करना जरूरी नहीं समझा, और अब मुझे सरगम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कल रात अगर मैं सरगम के सामने चला जाता तो मेरी और उसकी बहुत बुरी वाली लड़ाई हो जाती, इसलिए नहीं गया। पर वह अभी अभी ऑफिस आई थी और मैं गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वह देव ने दृष्टि को बता दिया और फिर से दृष्टि की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली। कल रात से सोया नहीं था, लेकिन दृष्टि की गोद में उसे सुकून जरूर मिल रहा था। दृष्टि ने देव के बालों को फिर से सहलाते हुए कहा, लेकिन इन सब में तो बदमाशों की टोली की भी गलती है। पर तूने तो सारी सजा सरगम को ही दे दी। क्रिस को कुछ नहीं कहा, तूने युग को भी कुछ नहीं कहा, पर सरगम से नाराज होकर बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि सरगम तेरी पत्नी है और वह दोनों तेरे भाई हैं। सरगम का प्यार कम हो गया और अपने भाइयों के लिए ज्यादा हो गया। मैं यह नहीं कहती कि जाकर अपने भाइयों से लड़, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। उन्हें भी लगा कि शायद तेरे और सरगम के बीच में यही तरीका है सब कुछ ठीक करने का। अगले ही पल दृष्टि ने देव के चेहरे को ऊपर उठाया और बोली, देव तू सच सच बता, तुझे सरगम अच्छी नहीं लगती? तू उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता? अगर नहीं बिताना चाहता तो मुझे बता दे, मैं खुद तेरा डाइवोर्स करा दूंगी। एक अनचाहे से रिश्ते में बांध कर नहीं रखूंगी, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह सोचना, क्या तुझे सरगम से अच्छी लड़की मिल सकती है? क्या हमारे परिवार में ऐसी लड़की आ सकती है जो परिवार को भी संभाल ले और काम भी संभाल ले और तेरे रूड बिहेवियर को भी संभाल ले? मेरी नज़र से देखेगा तो नहीं मिलेगी, और अपनी नज़रों से देखेगा तो अगर कोई है तो बता दे। देव ने दृष्टि को सब कुछ बताया था, लेकिन संजना के बारे में नहीं बताया और ना ही उसके बारे में वह जिक्र करना चाहता था। देव का मन संजना की तरफ से पूरी तरीके से खट्टा हो चुका था। अब तो संजना का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। देव ने संजना और सरगम को मन ही मन कंपेयर किया तो उसे समझ आ गया कि सरगम संजना से कहीं ज्यादा अच्छी है। जहां संजना को सिर्फ अपने आप से मतलब है, वहीं सरगम कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। जहां संजना सिर्फ देव के पैसों के पीछे पड़ी है, वहीं सरगम ने देव के दिए हुए पैसों से अनाथ आश्रम का भला ही किया था। देव ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, मैंने संजना के पीछे कितना टाइम खराब किया और सरगम के साथ दो मीठे बोल भी नहीं बोले। देव को अब समझ आ रहा था कि उसने बेकार में सरगम के बारे में गलत सोचा।
उसे गलत समझा। कुछ देर तक देव सरगम के बारे में ही सोचता रहा और तभी दृष्टि बोली, देर रात हो गई है, जाओ जाकर सरगम को अनाथ आश्रम से ले आओ। अगर तुम्हें उससे प्यार भी नहीं है तब भी उसकी और उसके काम की इज्जत करो, प्यार अपने आप हो जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे पापा को भी मुझसे प्यार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ हो गया। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसे नहीं थे। इतना कहकर उसने देव के सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। देव ने मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा तो दृष्टि बोली, सच कह रही हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। और एक तू है जो अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखता है। वैसे देखने में तो सरगम बहुत खूबसूरत है, यकीन नहीं होता कि तू उससे दूरी बनाकर रखता है। यह सुनकर देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और आंखों में शर्म। फिर उसने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, जाओ यार, आपका पति आपका इंतजार कर रहा होगा, जाओ जाकर शिकंजी पिलाओ उन्हें, पापा की शिकंजी। दृष्टि ने देव के गालों पर हल्का सा चाटा मारा और उसके केबिन से चली गई। आज बहुत दिनों बाद माँ बेटे ने ठीक से बात की थी और उस बात करने का कुछ निर्णय भी निकाला था। देव को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, उसे सरगम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ डैनी ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। वह घर से जब निकला था तो बहुत खुश था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसे वह सब कुछ याद आ गया जो उसने और उसके परिवार ने झेला था। इतना सब कुछ होने के बाद भी डैनी ने कभी सिवाय को ब्लेम नहीं किया। लेकिन भगवान ना करे अगर फ्यूचर में रघुवंशी फैमिली ने एक और चोट डैनी को देने की तो वह भूल जाएगा कि सिवाय रघुवंशी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डैनी की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था वह सिवाय की दुश्मनी की वजह से ही हुआ था। वह कहते हैं ना कि राजा को मारने से पहले उसके आसपास के सैनिकों को मारना पड़ता है, और डैनी सिवाय का सैनिक ही था। इसलिए रणविजय सिंह राणा ने डैनी पर वार किया था। डैनी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसने अपनी जिंदगी ऐसी तो नहीं सोची थी, फिर भी सब कुछ भूल कर वह अपने परिवार को समेटने के लिए रघुवंशी मेंशन आ गया। डैनी गाड़ी से बाहर उतरा। उसकी नज़र सीधा बालकनी पर गई जहां आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी। वंदना काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अभी उसके मुंह पर भी एक ही बात थी, डैनी कब आएंगे। आर्या की नज़र गार्डन में गई जहां डैनी वंदना और आर्या दोनों को देख रहा था। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, आंखों में पानी। उसने वंदना की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, वंदना देखो, डैनी आ गया। वंदना ने बालकनी की तरफ देखा और बहुत देर तक देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हैरानी से आर्या की तरफ देखकर कहा, क्या सच में वह डैनी है? आर्या थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, जाकर देखो, तुम्हारा डैनी ही है, जाओ जल्दी। वंदना के हाथ में जो दो खिलौने हमेशा रहते थे, उसने वह दोनों टेडी बियर वहीं चेयर पर रखे और आर्या को देखकर बोली, मैं देख कर आती हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आर्या ने वंदना के गाल पर हाथ लगाया और बहुत प्यार से बोली, मैं हमेशा तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी, अब जल्दी से जाओ। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह भागती हुई वहां से चली गई। वंदना कॉरिडोर से भाग के भी जा रही थी। उसकी साड़ी का आंचल हवा में लहरा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसका डैनी उससे मिलने आ गया। वह बस बेसुध सी भागी जा रही थी, बिना किसी की परवाह किए सीढ़ियों से भागती हुई। जैसे ही वह लिविंग एरिया में आई, वहां सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे। सबने वंदना को भागते हुए देखा तो सब खड़े हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक ही हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, राजवीर, क्या डैनी आ गया? राजवीर ने शिवाय की ओर देखा और शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंदना भागते हुए मेंशन के गार्डन में आ गई। उसकी नजरें डैनी पर ही टिकी हुई थी। उसे यकीन आ गया, सच में डैनी ही है। डैनी की पर्सनालिटी आज भी वैसी की वैसी ही थी, या कह सकते हैं वह जानबूझकर अपनी पर्सनालिटी पहले जैसी बना रख कर आया था ताकि वंदना उसे आराम से पहचान ले। कहीं ना कहीं डैनी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं वंदना उसे पहचानने से इनकार ना कर दे। वंदना एक जगह खड़ी हो गई। वह हाँफते हुए डैनी को देख रही थी। उसकी आंखों ने तो झपकना ही बंद कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका डैनी खड़ा है। वह डैनी जो उसे एक बार नहीं 2 बार छोड़कर चला गया था। फिर भी वंदना का प्यार इतना पवित्र था कि ऐसी हालत में भी बस डैनी का इंतजार कर रही थी। वंदना धीरे धीरे डैनी की तरफ आई। तब तक पूरा रघुवंशी परिवार गार्डन में आ चुका था। आराध्या भी आंखें फाड़े बस अपने माँ बाप को देख रही थी। उसे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया था
कि वह डैनी और वंदना की बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आराध्या का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वह पल बहुत इमोशनल था। आराध्या चाह कर भी अपनी आंखों से पानी गिरने से रोक नहीं पाई। अभिमान ने आराध्या को देखा और उसे साइड से गले लगाते हुए बोला, तुम्हारा मूड स्विंग हो रहा है आराध्या, खुद पर कंट्रोल करना सीखो। आराध्या कुछ नहीं बोली। उसने अपना सिर अभिमान के सीने पर रख लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी माँ बाप को ही देख रही थी। वहीं वंदना डैनी के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर डैनी के गाल पर रखा। बोली डैनी। उसकी आंखों में आंसू थे, कुछ था तो बस हैरानी। बहुत देर तक देखने के बाद वंदना ने अपने कांपते हाथों से डैनी के चेहरे को अपने हाथों में भरा, पंजों के बल उठकर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। डैनी की आंखें भर आई। कितने सालों बाद वह अपनी वंदना को इतने करीब से देख रहा था। अगले ही पल डैनी ने धीरे से कहा, वंदना मैं तुम्हारा डैनी। वंदना ने इतना ही सुना था कि वह बेहोश हो गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।